gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the अगर आप अपनी कार या बाइक से नेपाल आना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं नेपाल के फेमस स्थानों को, तो आज का ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। हम लोग अभी निकल चुके हैं मिर्चैया से दार्जिलिंग की ओर। आज का यह सफर बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि हम लोग तय करने वाले आज पूरे 300 किलोमीटर। आज की जर्नी में सबसे पहले हम लोग ड्राइव करेंगे कुछ किलोमीटर अपनी कार को तराई के क्षेत्र में, उसके बाद गुजरेंगे हम लोग जंगलों के रास्तों से और फाइनली हम लोग गुजरने वाले हैं पहाड़ी रास्तों पे जो बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की ये जर्नी हमने स्टार्ट की है 7:30 पे मिर्चैया से। हम लोग अभी तक कवर कर चुके 70 किलोमीटर और पहुंच चुके कंचन रूप। अभी समय हो रहा है 9:35। जैसे ही हम लोग कंचन रूप को क्रॉस करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग दृश्य देखने को मिल रहा है। हम लोगों को रोड के दोनों साइड खूब सारी पेड़ों की दुकानें देखने को मिल रही है और हर दुकान का नाम है असली बूढ़े बाजों को पेड़ा भंडार। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर पेड़ों को टेस्ट करते हैं और देखते हैं वाकई यहाँ पे पेड़ों का टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों, वाकई पेड़ों का टेस्ट बहुत लाजवाब था और अभी हम लोग पहुंच रहे कोसी बैराज। कोसी बैराज कोसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। यही कोसी नदी यहाँ से बिहार में इंटर करती है और पूरे भारत में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मिर्चैया से जर्नी स्टार्ट किए हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं और हम लोगों ने कवर कर चुके हैं 90 किलोमीटर। इस बैराज का निर्माण भारत और नेपाल के एक समझौते के तहत सन 1963 में किया गया था। जैसे ही हमने कोसी बैराज को क्रॉस किया है, नज़ारे ही बदल चुके हैं। यहाँ खेतों में मक्के की खेती हो रही है। यहाँ इतनी हरियाली है कि देख करके दिल ही खुश हो जा रहा है। अभी आप लोग जो शहर देख रहे हैं, ये शहर का नाम है इटहरी। 10:50 हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने तय किया है 131 किलोमीटर मिर्चैया से। इटहरी नेपाल का एक बड़ा शहर है और औद्योगिक केंद्र भी है। अगर आप भारत से इटहरी डायरेक्टली आना चाहते हैं तो जोगबनी बॉर्डर के थ्रू भी आ सकते हैं। तो अभी हम जिस हाईवे से चल रहे हैं, इस हाईवे का नाम है महेंद्र हाईवे। इस हाईवे को ईस्ट वेस्ट हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईवे नेपाल का सबसे लंबा हाईवे है। इसकी लंबाई 1027 किलोमीटर है। इस रास्ते पर बहुत सारी नदियां दिखाई देती है, पर किसी भी नदी में पानी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। सारी नदियां सूखी पड़ी है। तो अभी हम जहां से गुजर रहे हैं, यहाँ से मेचीनगर 70 किलोमीटर है और दमक 21 किलोमीटर बाकी है। दोस्तों, यहाँ आते तक पूरे नज़ारे ही चेंज हो चुके हैं। रोड के दोनों साइड हरे भरे जंगल दिखाई दे रहे हैं और यहीं से आज का सफर और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। रोड स्मूथ है और ट्रैफिक भी कम है। अभी आप जो देख रहे हैं, ये है मोरंगी ब्रिज। अभी तक हम लोग मिर्चैया से चल चुके हैं 158 किलोमीटर। आगे आने वाला शहर दमक अब सिर्फ 16 किलोमीटर रह गया है। 12:15 हो रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं डांस ब्रिज। We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket. ये जो शहर आपको दिखाई दे रहा है, ये है दमक। दमक एक अच्छा खासा टाउन है। यहाँ आते ही थोड़ा अर्बन फील फिर से मिलने लगता है। अभी 12:35 हुए हैं। आज की जर्नी में हम लोगों ने कवर किया है 174 किलोमीटर मिर्चैया से। दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं बकरा ब्रिज के ऊपर से। यहाँ के ब्रिज के नाम वाकई बहुत अद्भुत है, पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं। तो अभी हम लोग जिस शहर में पहुंचे, इस शहर का नाम है पड़ाजुंगी। 177 किलोमीटर अभी तक हमने कवर किया है मिर्चैया से।
आगे आने वाले बड़े शहर का नाम है बिरता मोड़। बिरता मोड़ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे और पहुंचेंगे बुधबारे। अगर आप लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे काकरबित्ता। बिरता मोड़ से काकरबित्ता की दूरी 18 किलोमीटर है। काकरबित्ता भारत नेपाल के कई सारे बॉर्डर में से एक बॉर्डर है जो भारत के वेस्ट बंगाल राज्य के साथ में लगता है। तो 2:15 हो चुके हैं। अभी हमने क्रॉस किया है बुधबारे को और जिस रोड पे हम लोग अभी चल रहे हैं इस रोड का नाम है मेची हाईवे। यहाँ तक आते आते हम लगभग 200 किलोमीटर के आसपास सफर तय कर चुके हैं मिर्चैया से। और जैसे ही हमने बुधबारे को क्रॉस किया है बस यहीं से पूरा सीन ही बदल जाता है। पूरा इन्वायरमेंट ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ गए हैं। आसाम के जैसा फील आ रहा है। शांत और खूबसूरत माहौल है यहाँ का। अब रोड पर हल्के हल्के टर्न शुरू हो चुके हैं। अब सामने पहाड़ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आगे एक बहुत सुंदर जगह आने वाली है जिसका नाम है कन्याम। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं और दोस्तों यहाँ का मौसम भी बदलने लगा है। एक्चुअल में पहाड़ों की वाइब अब यहाँ से फील हो रही है। नाश्ते और चाय की छोटी छोटी दुकानें अब ज्यादा दिखने लगी है। लग रहा है कि आज की जर्नी का असली मजा यहीं से शुरू होने वाला है। दोस्तों जब हम लोग बुधवारे पहुंचे थे तभी ये मेची हाईवे हम लोग को मिला था। यह मेची हाईवे बहुत ब्यूटीफुल है, सकरा है, स्मूथ है और इस हाईवे के ऊपर ट्रैफिक भी कम है। नेपाल में ये हमारा 5वां दिन है और ऐसा जो गेट आप देख रहे हैं ऐसे गेट आपको नेपाल में हर जगह दिखाई देते हैं। अब हम थोड़ा पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। 3:15 हो चुके हैं। मौसम यहाँ का बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हवा भी ठंडी चल रही है। इस जर्नी में पहली बार हम लोग कोहरा देख रहे हैं। सामने हमको दिखाई दे रही है एक छोटी सी चाय की दुकान। तो रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और थोड़ी चाय पीते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जहां हमने चाय पी वहां की चाय वाकई बहुत अच्छी थी। ऐसे मौसम में गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। वहां का माहौल इतना शांत था कि मन कर रहा था कि थोड़ी देर और रुका जाए, लेकिन हमको आगे और भी काफी सफर करना है। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो अभी समय हो रहा है 3:50। आप देख ही रहोगे सामने इतना घना कोहरा है कि गाड़ी चलाना ही मुश्किल है। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के पास है। हमने भी अपनी गाड़ी के हेडलाइट चालू कर चुके और सामने से जो गाड़ी आ रही है उसके भी हेडलाइट चालू है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप नेपाल की यात्रा अपनी गाड़ी से करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिएगा, जैसे कि आरसी होता है, लाइसेंस होता है, इंश्योरेंस होता है और पीयूसी। ये 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है गाड़ी की एंट्री के लिए नेपाल में। जिस गेट से आप लोग एंट्री लेते हैं उस गेट पे एक डॉक्यूमेंट्स बनता है जिसको भन्सार बोलते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को आप जितने भी दिन नेपाल में रहेंगे उसको संभाल के रखिएगा। उसका होना बहुत महत्वपूर्ण है, गुमना नहीं चाहिए वो। हमने नेपाल में एंट्री सनोली बॉर्डर से की थी। सनोली बॉर्डर गोरखपुर साइड में होता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब है कि हमने यूपी साइड से नेपाल में एंट्री ली और हम लोग एग्जिट लेने वाले हैं पशुपति नगर से, जो कि वेस्ट बंगाल साइड पे है। तो हमारा एंट्री गेट अलग था और एग्जिट गेट अलग है। इस गेट से निकलने के लिए हो सकता है कुछ रूल्स हो, या निकल सकते या नहीं निकल सकते, ये भी अपने आप में कहानी हो जो मेरे लिए चिंता का विषय है। तो दोस्तों 4:30 हो चुके। हम लोग अब पहुंच चुके कन्याम। कन्याम से पशुपति नगर जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, इसकी दूरी है 16 किलोमीटर। गूगल मैप के अनुसार 16 किलोमीटर कवर करने के लिए लगने वाले हमको 38 मिनट। यहाँ से दार्जिलिंग की दूरी है 45 किलोमीटर। आप लोग अगर इस एरिया में आते हैं, इस साइड से गुजरते हैं तो कन्याम को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ साफ सुथरी ढलान वाली पहाड़ियां है जिसपे चाय के बागान लगे। वाकई देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत मनोरम दृश्य है यहाँ के। वैसे तो सारा नेपाल बहुत सुंदर है, पर ये एरिया भी नेपाल के सुंदर एरियाओं में से एक है। अगर आप इस साइड आते हैं तो इस एरिया को मिस मत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे स्टे ले ले, चाहे वो 1 ही दिन 2 दिन का ही क्यों ना हो। क्योंकि हम लोग के पास में, जैसे कि मैंने बताया था, भन्सार आज हम लोग का खत्म हो रहा है। हम लोग के पास में समय नहीं है, नहीं तो हम लोग भी शायद यहाँ पे स्टे जरूर लेते। ये अप्रैल का मंथ है, फिर भी यहाँ अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। दोस्तों कन्याम एक कंप्लीट टूरिस्ट स्पॉट है। अगर कोई आदमी यहाँ पे स्टे करना चाहता है तो यहाँ पूरी व्यवस्था है। रास्ते में ही आपको अच्छे होम स्टे और होटल देखने को मिल जाएंगे। सुबह का व्यू यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का होता होगा।
कन्याम को लोग मिनी दार्जिलिंग भी बोलते हैं, पर खास बात यह है कि यहाँ का एनवायरनमेंट इंडिया से थोड़ा सा अलग फील देता है। लोगों का लाइफ स्टाइल, घर और पूरी सराउंडिंग सब कुछ यूनिक लगती है। आज की इस जर्नी में अभी तक हम लोग चल चुके हैं 44 किलोमीटर। हम लोग यहाँ पे काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ऑनेस्टली यहाँ पे फास्ट ड्राइव करने का मन ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, अभी जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट है फिक्कल का। यहाँ ढेर सारी कपड़ों की दुकानें और डिफरेंट टाइप की दुकानें रोडों के दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये शहर अपने आप में बहुत पुराना है। कन्याम से फिक्कल ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारा एरिया नेपाल के इलाम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और अभी बज रहे 5। हम लोग ने आज की जर्नी के 250 किलोमीटर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए है। यहाँ से पशुपति नगर जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, वो 10 किलोमीटर अभी कवर करना बाकी है। यहीं से हम लोग मेन रोड को छोड़ करके थोड़ा सा राइट में टर्न लेते हैं। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये जाएगा पशुपति नगर। वैसे तो नेपाल की पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है। अभी तक हमको नेपाल की पुलिस ने कहीं पर भी नहीं रोका और हम लोग पूरे 5 दिन नेपाल में घूमने के बाद में आज एग्जिट लेंगे पशुपति नगर से। पूरी यात्रा के दौरान हमारा अनुभव बहुत सुखद रहा। लोग बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पफुल है और हिंदी यहाँ पे सारे लोग जानते हैं, तो लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इंडियन करेंसी यहाँ पे आसानी से चल जाती है। आज का दिन हमारी यात्रा का 7वां दिन है। हम लोगों ने आज के 7 दिन पहले जर्नी स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से। पहले दिन हम लोग जबलपुर से बनारस तक आए थे, दूसरे दिन बनारस से गोरखपुर तक आए, तीसरे दिन गोरखपुर से पोखरा तक आए, चौथे दिन हम लोगों ने पोखरा को विजिट किया, 5वां दिन पोखरा से हम लोग काठमांडू पहुंचे, 6वें दिन हम लोग काठमांडू से मिर्चैया पहुंचे और आज है 7वां दिन। मिर्चैया से हम लोग पहुंचेंगे दार्जिलिंग। दोस्तों 5:30 हो चुके हैं। हम लोग अभी पहुंच रहे हैं पशुपति नगर। पशुपति नगर पहुंचने के लिए हम लोगों ने मिर्चैया से रन कर चुके हैं 260 किलोमीटर। पशुपति नगर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर भी है। यहीं से हम लोग को एग्जिट लेना है और इंडिया में इंटर करना है। अगर आप लोग जब यहाँ आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 6 बजे के पहले आप नेपाल से इंडिया में इंटर कर जाए, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर के अपने टाइमिंग होते हैं। कुछ बड़े बॉर्डर जो होते हैं वो 7-8 बजे तक चालू रहते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे छोटे बॉर्डर जो है वो 6 बजे क्लोज हो जाते हैं। पशुपति नगर का बॉर्डर भी बहुत कमाल की चीज है। यहाँ पता ही नहीं चलता कब आप नेपाल से इंडिया में इंटर कर रहे हैं। दोनों देशों की संस्कृति मिलते हुए समझ आती है। बॉर्डर के ऊपर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, न ही आपके साथ में ज्यादा चेकिंग होती है। तो ये बॉर्डर सेफ भी है और सुगम भी है। तो यहीं पे हमारा नेपाल का ट्रिप खत्म हो रहा है और हम लोग इंटर कर रहे हैं इंडिया में। हालांकि इंडिया में हम लोग आज दार्जिलिंग पहुंचेंगे और इसके बाद में हम लोग पूरा सिक्किम विजिट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो थोड़ा पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो ऑफिशियली अब हम लोग इंडिया में हैं और यहाँ से यानी कि पशुपति नगर से दार्जिलिंग की दूरी है 32 किलोमीटर। जैसे ही हम लोग पशुपति नगर को क्रॉस करके इंडिया में पहुंच रहे हैं, यहाँ के भी नज़ारे बहुत शानदार है और इसका भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ के नज़ारे भी अद्भुत है, अतुलनीय है। ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे दोस्तों, जो कि चीड़ के है और ये पूरा दार्जिलिंग वाला पूरा बेल्ट में इसी तरीके का प्लांटेशन हुआ है और बहुत सुंदर है। इन पेड़ों के बीच से सकरी और छोटी सड़क गुजरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत का रास्ता हो।
इस रास्ते पर आपको बीच बीच में कई जगह होटल और होम स्टे देखने को मिलेंगे। इसके आगे एक छोटा सा शहर मिलेगा जिसका नाम है सुखिया पोखरी। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए जस्ट टी ब्रेक लेने के लिए रुकने वाले हैं सुखिया पोखरी में। पशुपति नगर से सुखिया पोखरी की दूरी है 14 किलोमीटर और गूगल मैप के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट लगने की संभावना है। यहाँ के रोड पतले हैं, सकरे हैं और कर्वी है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से इस रोड के ऊपर आप हाई स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप लोग इस एरिया में आते हैं तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि गाड़ी को स्लो चलाए और अपनी लेन पे चलाए और अवॉइड करे एक्सीडेंट को। दोस्तों, पहाड़ों पे गाड़ी चलाना भी अपने आप में एक आर्ट है। पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, संयम हमेशा आपको बरतना पड़ता है। अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही तो उन गाड़ियों का भी आपको ध्यान रखना होता है कि वो गाड़ी कैसे पास होगी। इस तरफ के रोडों पे बहुत फॉग होता है। जनरली फॉग में विजिबिलिटी आप लोगों को पता ही है कि कम हो जाती है, तो आप जब भी फॉग के अंदर से गुजरे गाड़ी के हेडलाइट चालू कर ले, इंडिकेटर चालू करे, ब्लिंक करे और किसी तरीके से अपनी पोजीशन को दूसरों को समझाने का प्रयास करे, क्योंकि फॉग यहाँ पे कभी कभी बहुत घना भी हो जाता है। अभी हम लोग जहां से गुजर रहे हैं जस्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ही नेपाल की सीमा लगती है। अभी आप जो चेक पोस्ट देख रहे हैं ये है एसएसबी की चेक पोस्ट। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। ये फोर्स बॉर्डर की सिक्योरिटी का कार्य करती है। इन घने कोहरे से भरी हुई सड़क पर चलते हुए आखिरकार हम लोग अब पहुंच रहे सुखिया पोखरी। सुखिया पोखरी से दार्जिलिंग की दूरी है 18 किलोमीटर। सबसे पहले हम लोग एक छोटा टी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे दार्जिलिंग के लिए। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत शानदार जगह है जिसको आप विजिट कर सकते हैं, उसका नाम है संदकफू। संदकफू नेपाल और भारत के बॉर्डर के ऊपर स्थित है। संदकफू से आपको दिखाई देती है अन्नपूर्णा रेंज। संदकफू जाने के लिए आपको यहाँ से मानेभंजन जाना होता है। मानेभंजन इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। दोस्तों, संदकफू जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4x4 कारें ही अलाउ होती है। वहाँ टैक्सी के रूप में बहुत सारी लैंड रोवर की कारें ही चलती है, इसीलिए संदकफू को लैंड ऑफ लैंड रोवर कहा जाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ से निकल रहे, घने कोहरे के कारण रास्ते दिखने ही बंद हो गए हैं। इतना डिफिकल्ट हो गया है गाड़ी चलाना कि आगे बढ़ना ही मुश्किल है। दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके दार्जिलिंग। 7:30 हुआ है और हम लोगों ने बगैर टाइम वेस्ट किए तुरंत जाकर के सबसे पहले होटल लिया। होटल में अपना सामान रखा। सामान रखने के बाद में हम लोग निकल गए हैं दार्जिलिंग को विजिट करने के लिए। ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है और पहली बार मैं टॉय ट्रेन के जो स्टीम इंजन होता है उसको देख रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की जर्नी में हम लोगों ने चले हैं 300 किलोमीटर। इन 300 किलोमीटर को चलने के लिए टोटल हम लोग को टाइम लगा है करीब 12 घंटे। हम लोगों ने ये जर्नी नेपाल के मिर्चैया से चालू की थी। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people. तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक। मिर्चैया से दार्जिलिंग का ये रास्ता सच में बहुत खूबसूरत रहा। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिला, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। कल हम लोग दार्जिलिंग के सबसे खास स्पॉट्स एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसी दिन हम लोग निकल पड़ेंगे एक नए सफर पर गैंगटॉक की तरफ। तो अगर आप इस पूरी जर्नी को मेरे साथ महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।